नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू का क्लास चल रहा था, जो कि आज आपका सेकेंड क्लास है, जो कि फर्स्ट क्लास आपका अपलोड किया जा चुका था। जो लोग नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके पीवाईक्यू से ही लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ की बात करेंगे तो इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 की बात करेंगे, जो कि भारतीय संविधान का है, तो इसका राइट आंसर आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि भारतीय संविधान में आपके 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वर्तमान में। पहले आपके 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसको 1978 में आपका 44 संविधान संशोधन होता है, उसके माध्यम से हटाकर 300 के क में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद से 6 मौलिक अधिकार होता है। 6 मौलिक अधिकार में जो पहला आपका मौलिक अधिकार है वह है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। वो अनुच्छेद क्या क्या है तो उसको देखिए। अनुच्छेद 14 है जो कि कहता है कि कानून के समक्ष सब समान होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। अनुच्छेद 16 कहता है नागरिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 आपका कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, और अनुच्छेद 18 आपका कहता है उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, तो ये आपका समानता का अधिकार था। बाकी और भी जो मौलिक अधिकार है, जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग को मिलते चलेंगे और से हम लोग इसको देखते चलेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की बेस्ड बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन की ओर से है। इस बुक से आप एसएससी एमटीएस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, जिसका एग्जाम ऑनलाइन होता है। इसमें एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के लिए आपको 2150 प्लस एमसीक्यू प्रश्न, जो कि हल व्याख्या सहित रहेगा। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर 15 प्रैक्टिस सेट मिलता है, जिसको लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 10 सोल पेपर मिलते हैं प्रीवियस ईयर का, जो कि एग्जाम जिसका एग्जाम 2023 में आपका कंडक्ट हुआ है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है, उत्तर के साथ साथ उत्तर व्याख्या सहित दिया गया है। ये पुस्तक जो है आपका 100% गारंटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, और ये जो पुस्तक है हर हाल में अन्य पुस्तकों से सबसे बेस्ट है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस 2024 का इनका स्टडी गाइड भी आता है, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपना अपना नाम एसएससी एमटीएस के रिजल्ट में अपना अपना नाम मेरिट लिस्ट में पा सकते हैं। इस बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा chaksubooks.com पर भी इस पुस्तक को आप लोग पा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगा, अमेजन पर भी मिलेगा, स्नैपडील पर भी मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केरल होगा। ठीक है, केरल का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है। बात करेंगे कि कितना है, तो 1084 है। 1084 कहने का आखिरकार मतलब क्या होता है, तो लिंगानुपात को निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में, यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है उसे ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। जिस मामले में केरल आपका टॉप पर है, वहाँ पर 1000 पुरुष पर 1084 है, जो कि महिला है। भारत के लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत का लिंगानुपात आपका 943 है। ठीक है, जो 2001 में आपका 933 था, लेकिन अब आपका 943 हो गया है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात की बात करते हैं तो सबसे कम लिंगानुपात यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है। वहाँ का लिंगानुपात 879 है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में बात करते हैं, यानी कि यूटी में, तो यूटी में पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम बात करते हैं तो दमन और दीव का है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एफआरएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है। ठीक है, तो एक आपका 2003 में एफआरबीएम अधिनियम आया था, जिसमें एफ का अर्थ होता है फिजिकल यानी कि राजकोषीय। ठीक है, तो एफआरबीएम का जो अधिनियम है उसका पूर्ण रूप है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, इसके अलावा एफआरबीएम में एफ का अर्थ होता है राजकोषीय, जो सरकारी राजस्व, व्यय और ऋण को संदर्भित करता है। इसके अलावा देश में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2003 में यह अधिनियम बनाया गया था। एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य राजस्व घाटे को खत्म करना, राजकोषीय घाटे को कम करना है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गैल्वेनीकरण यानी कि यसत लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए
इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जस्ता होगा। ठीक है, जो गैल्वानाइजेशन है वो प्रक्रिया है जिसमें लोहे पर सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग लगाई जाती है ताकि जंग लगने से बचाया जा सके। जिंक कोटिंग लोहे को हवा नमी के संपर्क में आने से रोकती है और इस तरह उसे जंग लगने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के, पहला चांदी का टंका और दूसरा तांबे का जितल है जो कि चलवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के दो सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जितल है जो कि चलवाया। इल्तुतमिश से पहले के शासक के द्वारा सिक्के चलाए गए थे जिन पर संस्कृत अक्षर, यहाँ तक कि बेल और शिवलिंग भी अंकित थी। इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्का शुरू करने वाला पहला व्यक्ति है, इसको भी याद रखना है। साथ में इल्तुतमिश के द्वारा जारी चांदी के टंका का वजन अगर आपसे पूछता है तो 175 ग्राम था और उसी वजन का सोने का टंका बाद में बलबन के द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद इल्तुतमिश की बात करते हैं तो ये आपका गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश जिसे कि हम लोग ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग इलवारी वंश के भी नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसी का शासक आपका इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश की एक बेटी होती है जिसका नाम है रजिया सुल्तान, जो कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका बनती है। 1236 में जब इल्तुतमिश का मृत्यु होता है तो 1236 में शासिका बनती है। 1240 तक ये आपका शासिका रहती है। 1240 में इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वाकर कप है जो कि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वाकर कप की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गोल्फ हो जाएगा। वाकर कप का जो नाम है आपका 1920 में संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन के अध्यक्ष जॉर्ज हर्बर्ट टोडकर के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा कुछ और प्रमुख खेलों के कप को देखें तो पहला तो वाकर कप जो कि आपका गोल्फ से संबंधित है। इसके अलावा अमेरिकन कप वर्ट रेसिंग से संबंधित है। फुटबॉल से बात करते हैं, भारत पाकिस्तान और म्यांमार में कोलंबो कप खेला जाता है, किसको भी याद रखिएगा। टेनिस पुरुष का कप आपका डेविस कप है। डेविस कप पूछेगा तो टेनिस पुरुष से संबंधित है। विल्ली जिन किंग कप की बात करते हैं तो यह टेनिस की महिला का कप है। जूल्स रिमेट ट्रॉफी की बात करते हैं तो विश्व फुटबॉल सॉकर से संबंधित है। राइडर कप को याद रखिएगा, गोल्फ से संबंधित है जो कि आपका पुरुषों का है। सुधीरमन कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। स्वावलंबन कप की बात करते हैं तो विश्व टेबल टेनिस पुरुषों का है। टुंको अब्दुल रहमान कप की बात करते हैं तो एशियाई बैडमिंटन से ये संबंधित है। इसके अलावा उबेर कप की बात करते हैं तो जो उबेर कप है वो आपका महिला का कप है जो कि आपका बैडमिंटन से है, तो इसको भी याद रखना है। विलियम्स जोन्स कप की बात करते हैं तो विलियम जो जोन्स कप है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जो कि क्रिकेट से है। इजरा कप पोलो से है। इसके अलावा ध्यानचंद जो पुरस्कार है भारत में लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग सम्मान है। दिलीप ट्रॉफी आपका भारत प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संबंधित है। गुरु नानक देव गोल्ड ट्रॉफी और महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड ट्रॉफी आपका हॉकी से है। रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से है। नेहरू ट्रॉफी आपका बात करेंगे तो नौकादौड़ से है। और रंगास्वामी कप आपका हॉकी का राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ये यानी कि हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा अजलान शाह कप भी याद लिखिएगा, अजलान शाह कप जो कि दोस्तों आपका हॉकी से ही संबंधित है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विटामिन ए। विटामिन ए की बात करते हैं तो ये विटामिन आपकी त्वचा आंखों दोनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो सामान्य दृष्टि सुनिश्चित करने में आवश्यक भूमिका निभाता है। यह आँख की रेटिना में रंग द्रव पैदा करता है और अच्छी दृष्टि को बढ़ावा देता है, विशेषकर कम रोशनी में। यह हृदय, फेफड़े, गुर्दे, अन्य अंगों को ठीक से कार्य करने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त यह प्रतिरक्षा प्रणाली के नियमन में शामिल है और त्वचा के लिए विटामिन ए उपचार में तेजी लाने, ब्रेकआउट को रोकने, त्वचा की प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने, प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग को बढ़ावा देने में ये मदद करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा विटामिन ए जिसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल और इसके कमी से दोस्तों आपका होता है जीरोफ्थेल्मिया और या तो रतौंधी। ठीक है, ये दो रोग आपका विटामिन ए के कमी के कारण होता है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक जोमियन ग्रह नहीं है? ठीक है, तो नहीं पूछा गया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बुध होगा। ठीक है,
जो ग्रह है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो आपका स्थलीय ग्रह, दूसरा आपका जोवियन ग्रह। ठीक है, तो स्थलीय ग्रह की बात करते हैं तो पहले का जो 4 ग्रह है जो कि सूर्य के पास में है उससे हम लोग स्थलीय ग्रह कहते हैं, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। इससे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य और क्षुद्र जो ग्रह है उसकी पेटी के बीच स्थित है। इसके अतिरिक्त जो आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, वरुण हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, इन ग्रहों को जोबियन या विशाल ग्रह कहा जाता है। इसे बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। उनमें से अधिकांश स्थलीय ग्रहों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और उनका वातावरण घना है और ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन का है, समैन है। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक ग्रह में जैसा कि हमने डिस्कस किया, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है। भारी ग्रह में बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये आपका सन है और सन के सबसे बगल में आपका मरकरी आता है, फिर आपका शुक्र, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, ये सभी ग्रह आपका आंतरिक या स्थलीय ग्रह हैं। बाकी जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है ये दोस्तों आपका बाहरी ग्रह या जैबियन ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तो कपास का अग्रणी उत्पादक की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी गुजरात होगा। ठीक है, गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, 2019 में भी था, अभी भी है। कपास की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण नकदी फसल है और कुल वैश्विक रेशा उत्पादन का लगभग 25% है। तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा राज्यों में भी कपास उगाई जाती है। कपास की बात करते हैं तो ये गर्म जलवायु में बढ़ती है। कपास के लिए सबसे जो उपयुक्त जो मिट्टी है काली मिट्टी है, इसको भी याद रखिएगा। इस काली मिट्टी में बहुत अधिक नमी रखने की क्षमता होती है। काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ में खराब होती है। इसके अलावा काली मिट्टी को लावा मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाकी बात करेंगे भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य के बारे में तो ये आपका पश्चिम बंगाल होगा। भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश होगा। भारत में सबसे बड़ा सफ़ेद सरसों उत्पादक राज्य में राजस्थान होगा। चीनी उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश है। दाल उत्पादक में राजस्थान है। जूट उत्पादक में आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रेलवे की डैश वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो कार्बन इमीटर बनने की योजना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2030 होगा। ठीक है, भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करके दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा की ओर कदम बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो आपका लिज ट्रस होगा। लेकिन ये आपका कोई काम का प्रश्न नहीं है, आपका काम का यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स है कि हाल ही में ब्रिटेन में आपका चुनाव हुआ था जहाँ पर लेबर पार्टी का जो है वो विजेता बना था, लेबर पार्टी, और वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं अभी वर्तमान में कीर स्टार्मर या कैर स्टार्मर जो भी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। इससे पहले जो आपके प्रधानमंत्री थे आपके ऋषि सुनक, जो कि आपका कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री भी बनी है रेचल रिव्स, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के नगर निगम को एक इकाई में एकीकृत करना, जिससे तालमेल, रणनीतिक योजना और संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो, ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी कि 3। संसद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित किया था। विधेयक दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन करने का प्रयास करता है। दिल्ली के 3 मौजूदा नगर निगमों को एक दिल्ली नगर निगम में एकीकृत करने का प्रस्ताव था। यहाँ पार्षदों की संख्या 272 से अधिकतम 250 तक सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 88.01% होगा। ठीक है, नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर 88.01% है। यह आंकड़ा जिले में पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर को जोड़ता है। वहीं पर बात करेंगे अपने देश भारत का, तो अपने देश भारत में साक्षरता दर 74.0% है। पुरुष के लिए 82.14% है और महिलाओं के लिए 65.46% है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 होता। यहीं पर अगर आपसे लिखा पहली बार एक भारतीय महिला ने किया था, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में रहता भारतीय महिला ने किया था तो इसका राइट आंसर कुछ और होता, जो कि कानपुर अधिवेशन 1950 होता। चलिए दोनों को देखते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, बेसेंट की बात करते हैं तो इन्होंने 1917 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। साथ में एनी बेसेंट
1889 में थियोसॉफी में परिवर्तित हो गई। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी के हिस्से के रूप में पहली बार 1893 में भारत आई। बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ ऑल इंडिया होम रूल लीग की भी शुरुआत की थी। वो साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के संपादक भी थे। ठीक है, इसके अलावा 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला के रूप में चुना गया था। किनको? तो सरोजनी नायडू को। तो इसको भी याद रखना है, सरोजनी नायडू को चुना गया था। ठीक है, इसके अलावा सूरत अधिवेशन की बात करते हैं तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, जहाँ पर जो कांग्रेस है 2 भागों में विभाजित हो गया था। वहीं पर लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं सन 1929 का, तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम नृत्य की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तमिलनाडु होगा। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा उत्पत्ति की बात करते हैं, सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु में हुआ। यह नृत्य दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। शिव भगवान को यह समर्पित है और प्राचीन तमिल काव्य शिल्पातिकारम में भरतनाट्यम का भी वर्णन किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पैराशूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कोई काम का नहीं है, आपके काम का यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका पहले का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार था। इसका शुरुआत आपका 1991 से 92 में किया गया था। यह हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है खेल और युवा मामले के मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगस्त 2021 में जो वर्तमान की जो भारत सरकार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल जगत में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे। उनकी याद में पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। ये जो पुरस्कार है हर साल 29 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त का जो दिन है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार सबसे पहले 1991 में शतरंज के जो मशहूर खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। साथ में निशानेबाज जो अभिनव बिंद्रा थे, अभिनव बिंद्रा हैं, जो कि सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्लिसरॉल होगा। ग्लिसरॉल का उपयोग हाइपोक्रोमिक गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है। ग्लिसरॉल ग्लिसरीन के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग हाइग्रोस्कोपिक गुणों के कारण मॉइस्चराइजर, साबुन, अन्य व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद में किया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि पर्यावरण से पानी के अणुओं को आकर्षित और धारण कर सकता है। यह गुण त्वचा को हाइड्रेट मॉइस्चराइज करने का एक अच्छा घटक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा डैश के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विंग्स ऑफ फायर होगा। विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ये पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने साथ में अरुण तिवारी उनके सहलेखक थे। मूल रूप से ये 1999 में ये पुस्तक प्रकाशित होता है। और ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है, इनका पूरा नाम है जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन दिया गया है, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ पुस्तक ये नटवर सिंह के द्वारा, बेटिंग फॉर वीज़ा जो पुस्तक है भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक है जो कि एथलीट मिल्खा सिंह के द्वारा है, जो कि लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है। तो राइट आंसर आपका नोंगक्रेम उत्सव होगा। नोंगक्रेम उत्सव मेघालय में खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण फसल त्यौहार है। ये त्यौहार लोगों की अच्छी फसल समृद्धि के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए समारोह है। इसके अलावा इस उत्सव में पारंपरिक गीत संगीत अनुष्ठानों का प्रदर्शन शामिल होता है। खासी जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। बाकी ये त्यौहार 5 दिनों तक चलता है। और चारकुट फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये मिजोरम में मनाया जाता है मिजो लोगों के द्वारा। सनबर्न उत्सव की बात करते हैं तो गोवा का फेस्टिवल है। इसके अलावा हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में। और नोंगक्रेम फेस्टिवल आपका मेघालय में मनाया जाता है खासी जनजाति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए किस गुरु को 1998 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो गुरु वेम्पति चिन्नासत्यम ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 1998 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली कुचिपुड़ी नर्तक बनी थी। कुचिपुड़ी नर्तक की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी नृत्य की बात करते हैं तो यह आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रखना है। और उदय शंकर की बात करते हैं तो उदय शंकर एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे, जो पश्चिमी नाट्य तकनीकों के पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य में ढालने के लिए
जाने जाते हैं, तो इसको भी याद रखना है। केलुचरण महापात्र की बात करते हैं तो गुरु ओडिसी नर्तक हैं और उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य और एक रूप है जो कि गुरु विपिन सिंह मणिपुर नृत्य से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो 2.4% होगा। भारत में विश्व का कुल सतही क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। भारत में कश्मीर के इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है। देश में सबसे दक्षिण बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है या इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 45 इंच उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देश के मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा इसे 2 अक्षांशीय हिस्सों में विभाजित करती है। कर्क रेखा की बात करते हैं तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इतिहास में सबसे प्रारंभिक युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह मोटे तौर पर 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 1000 नहीं 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी विशेषता अल्प विकसित चिपटे हुए पत्थर के औजारों का उपयोग है। मानव का प्रारंभिक विकास भी इसी काल में हुआ था। इस अवधि को यानी कि पूरा पाषाण काल को भी 3 खंड में विभाजित किया जाता है: निम्न पूरा संस्कृति या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसको भी याद रखना है। बाकी नव पाषाण काल में कृषि और पशुपालन का शुरुआत हुआ। मेहगढ़ के स्थल से 7,000 ईसा पूर्व में शुरुआती नवपाषाणिक स्थल के साक्ष्य मिले। ताम्रपाषाण की बात करते हैं तो ताम्रयुग पर नवपाषाण कांस्य युग के बीच संक्रमणकालीन काल है। ताम्रयुग का 1800 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक का था। चित्रित बर्तन के मिट्टी के बर्तन की उपस्थिति ताम्रपाषाण काल की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीतकार कंपोजर पंडित सी कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे, तो राइट आंसर आपका संतूर होगा। पंडित सी कुमार शर्मा का संबंध आपका संतूर से तो है ही, साथ में इनका संबंध जम्मू कश्मीर से भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। 1985 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 में पद्मश्री पुरस्कार, 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अगला है कि वर्ष 2022 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होता है चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा। पार्टी के 2 महत्वपूर्ण नेता CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। CR दास के अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू के सचिव थे। और पार्टी की स्थापना कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी के रूप में हुआ था। और स्वराज पार्टी ने भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश शासन से अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। अगला है पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था, तो राइट आंसर आपका राष्ट्रकूट वंश होगा। 10 पट्टदकल मंदिर में 9 का निर्माण चालुक्य के द्वारा कराया गया था, लेकिन 10वें मंदिर का नाम राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश ने 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों पर शासन किया। एलोरा का कैलाश मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, उसके स्थापत्य विरासत का एक प्रमुख उदाहरण है। जैन नारायण मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। यह हिंदू मंदिर की तुलना में अलंकरण में अधिक सादा है और इसमें जैन तीर्थंकर की छवि है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी वीडियो को अंत तक देखे हैं उनको बहुत धन्यवाद। बाकी इसी तरह से आप SSC MTS PYQ को फॉलो कीजिए। संभवतः आप 25 में से 24 क्वेश्चन एग्जाम में करके आ रहे होंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।